ड्रामा के स्टार्ट में हम एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जो यंगेस्ट किंग थी हेल की, जिसका नाम अबाव होता है। वो अंडरवर्ल्ड में बहुत अच्छे से रह रही थी, लेकिन जो उसके साथी थे ना, उससे थोड़ा सा तंग आ चुके थे। इसी वजह से वो किसी न किसी बहाने से उसे ह्यूमन वर्ल्ड भेजना चाहते थे। तो वहां पर उसके दोनों साथी कह रहे थे कि आप जो है ह्यूमन वर्ल्ड क्यों नहीं चाहती हैं, वहां पर एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो क्यूट सी बेबी बोलती है, नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं बच्ची हूँ तो तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, भला मुझे वहां पर मीट कैसे मिलेगा। तब वहां पर उसका साथी बोलता है, पता है वहां पर तुम्हें प्रिंसेस का रुतबा मिलेगा, तुम वहां पर जाओगे तो हर कोई तुम्हें पूछेगा, तुम्हें सब लोग बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे। कहती है मुझे वहां पर बहुत सारा पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा। कहते हैं हाँ। कहती ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों कहते हैं फाइनली लिटिल डिमन यहाँ से गई। तो हम देखते हैं पैलेस का सीन, जहाँ पर कंकुबाइन डिफेई होती है। उन्हें गोल्ड पैलेस में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उनको प्यारी सी बेटी होती है जिसके अंदर आ चुकी होती है, जो हेल की किंग होती है। वो पता चलता है कि अबाव की ना तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसी वजह से वो रो रही थी उसकी माँ कि प्लीज अभी छोड़कर मेरी बच्ची मुझे मत जाना, अभी प्लीज मेरे पास रुक जाओ। दासी उधर से भागते हुए आती है, बोलती है किसी भी डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया है। कहती है मैं क्या करूँ, तुम्हें कैसे बचाऊं। तब तक बच्ची की आंखें खुल जाती हैं। वो बोलने लगती है तो कहती है मैंने आवाज कैसे सुनी। तब यहाँ पर कहीं ना कहीं पे डेफई को लग रहा था ना कि आवाज ये कहीं और से आ रही होगी, शायद मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। अब उसकी माँ को पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी की मन की आवाजें उसको सुनाई दे रही थी। अबाव बोलती है कि मेरी मदर को फ्रेम किया गया एविल माइंडेड लोगों द्वारा, ताकि वो हमेशा के लिए वहां से निकाल दी जाए। कहती है कि मुझे इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी बच्ची ना रोए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी पता चलता है उधर से मैजेस्टी आ रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन आते ही उन्हें अपनी प्यारी सी बच्ची की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जैसे ही आवाज सुनाई देती है तो किंग कहते हैं भला ये आवाज कहाँ से आ रही है। बच्ची बोलती है कि मेरे फादर ना बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार, जो डॉग होते हैं ना उनसे भी बेकार, वो तो वफादार होते हैं, मेरे फादर तो वफादार भी नहीं है। उनको तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि बगल में जो आदमी खड़ा है वो बस मुझे फंसा रहा है। जानने वाली बात यहाँ पर यह थी कि हमेशा से ही जो है कंकुबाइन डेफई को फंसाया गया, क्योंकि उन्हें बताया गया कि वो डिजास्टर है, जो इनकी बच्ची है वो महा डिजास्टर लेकर आएगी। पानी नहीं बरसेगा, अनाज नहीं होगा, तो लोग मर जाएंगे। इसी वजह से उन्हें कोल्ड पैलेस में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आज किंग वहां पर फिर से आया। ये अफवाह फैली थी कि जो कंकुबाइन डेफई की बेटी है ना, वो उसका आतंक बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से उसे जान से मारना पड़ेगा। मैजेस्टी उन लोगों की बातों में आकर उसे मार रहे थे। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं बच्ची मुझे दे दो और तुम लोग जरा दूर हटो। जैसे ही गोद में जाती है तो कहती है फादर तो मुझे बहुत बेकार लगे थे, तो फादर तो मुझे देकर खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। मंत्री बोलते हैं कि आपने अपने हाथ में डिजास्टर को ले लिया, सच में ये ग्लोबल डिजास्टर है, आप इसे छोड़ दीजिए वरना ये पूरी डायनेस्टी के लिए खतरा होगा। यहाँ पर अबाव बोल रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि कौन कितना बड़ा डिजास्टर लेकर आएगा। डिजास्टर तो तुम लेकर आए हो जो मुझे फंसा रहे हो। मेरे फादर इसी वजह से हम लोगों से नफरत करते हैं, तुम्हें तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। बार बार मंत्री बोल रहे होते हैं कि इसकी बेटी को मार दो। कंकुबाइन डिफे बोलती हैं कि प्लीज आप इसको मत ले जाइए, आप चाहते हैं कि मैं यहीं पर रहूंगी तो मैं कभी भी यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी, बट प्लीज मेरी बेटी को जान से मत मारो, प्लीज मत मारो, हम दोनों यहीं पर रहेंगे, कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। पर अबाव बोलती है सही कहा फादर, मैं डिजास्टर नहीं हूँ, डिजास्टर तो ये सब लोग हैं। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आज पहली बार मैजेस्टी को पता चल गया था कि जो अभाव है उसकी वजह से उन्हें कुछ सच्चाई पता चल रही है। तब मैजेस्टी बोलते हैं कि ये मेरी बच्ची है तो मैं इसे अपने साथ रखूंगा। कहती है इसे मेरे से दूर मत करिए, प्लीज मेरे साथ रखिए। कहते हैं जहाँ बेटी रहेगी वहाँ माँ भी रहेगी ना, तो तुम दोनों ही चलो। मंत्री कहते हैं कि आप डिजास्टर को लेकर जा रहे हैं, प्लीज आप इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। अभाव को बहुत तेज गुस्सा आता है, कहती बदतमीज कहीं का, और उसके ऊपर ना थंडर स्ट्राइक का असर होता है, उसका मुंह पूरा जल जाता है। कहती है देखा मजा आया मजा आया, डिजास्टर मुझे बता रहे थे खुद डिजास्टर बन गए। मैजेस्टी कहते हैं अच्छा ये बताओ मुझ पर अटैक कब हुआ था लास्ट टाइम। मंत्री बार बार चेक कर रहे होते, कहते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, नहीं पता है कि क्या हुआ। अब यहाँ पर मैजेस्टी को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा था, तो उसे जेल में डलवा दिया जाता है। अबाव बोलती है मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन पता है मैं किंग हूँ हेल की, मुझे सब कुछ पता होता है। डिफे कहती है कि प्लीज मैजेस्टी मेरी बेटी को दे दीजिए। कहते हैं मैंने कहा ना कि तुम्हें पैलेस की तरफ चलना है। फाइनली उसे पैलेस में जाने को मिल जाता है। इधर हम कंकुबाइन ली को देखते हैं, जो बैठी हुई होती है और बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उस मंत्री को कंकुबाइन ली द्वारा ही भेजा गया था। तो जैसे ही दासी आती कहती बताओ ना उसकी बेटी को जान से मार दिया गया और उसे हमेशा के लिए वहीं पर छोड़ दिया गया। कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ। कहती क्या हुआ। उसे तो अपनी गोद में लेकर मैजेस्टी बाहर आए हैं। वो बच्ची मैजेस्टी को बहुत प्यारी हो गई। कहती क्या कहा तुमने, और उसे थप्पड़ मार देती है।
कहती मैंने इतना बड़ा प्लान बनाया और आज सब कुछ फेल हो गया। अगर वो लोग बाहर आ गए तो मेरा प्लान भी एक्सपोज़ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। फिफ्थ प्रिंस को बोला ताकि मैं कोई नेक्स्ट प्लान बना सकूँ। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी बैठे होते हैं क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी बाढ़ आई हुई थी। उसमें बहुत ही ज़्यादा घोटाला हुआ था, तो मैजेस्टी चाहते थे कि उसकी बेटी कुछ न कुछ ऐसा खुलासा करे ताकि उन्हें रियल कल्प्रिट का पता चल जाए, क्योंकि वो उनके लिए लकी स्टार है। कहते लेकर आओ क्या पता चला, लेकिन इस पर इनोस बताते हैं कि अभी कुछ नहीं पता चला। कहते ठीक है। अब वो इधर माँ के साथ खेल रही होती है, तभी यहाँ पर मैजेस्टी आते हैं। कहते हैं मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। कहती लेकिन मैजेस्टी आप इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? कहते हैं बस कुछ देर के लिए बाहर खेलने के लिए। अब इधर हम देखते हैं कि इनोस कहते हैं कि दोनों मंत्री आ गए हैं। इन्हीं दोनों मंत्रियों ने जो है सारा जिम्मा संभाला था। यहाँ पर दोनों मंत्री ना अबाव के लिए गिफ्ट भी लेकर आए हुए होते हैं। तो जो पहले मंत्री होते हैं वो गोल्डन लीफ लेकर आए हुए होते हैं। गोल्डन लीफ देखते ही अबाव बोलती है कि वाह गोल्डन लीफ, मुझे तो गोल्ड बहुत पसंद है। दूसरे मंत्री वहां पर लेकर आए हुए होते हैं एक मोती। मोती देखकर ही अब यहाँ पर मैजेस्टी को पता चल जाता है कि यही है, क्योंकि एक बहुत ही रेयर मोती था जो आसानी से किसी को नहीं मिलता। आखिर ये इस मंत्री के पास कैसे आया? यही सारा घोटाला किया होगा। ले लेती हाथ में, कहती है कि अब मैं क्या ही बताऊं, मंत्री की तो जल्दी ही डेथ हो जाएगी। मैजेस्टी को समझ नहीं पाते है क्या मतलब। कहती फादर मेरे सजा देंगे ना, इस वजह से डेथ हो जाएगी। ये जो दूसरे मंत्री जिन्होंने मुझे गोल्डन लीफ दिया है, उन्होंने बस मुझे एक पत्ती देकर निपटा दिया, बल्कि लाखों पत्ती छुपा कर बैठे हुए हैं। पर मैजेस्टी कहते हैं मुझे इस सारा का सारा पर्चा दो कि आखिर कितना कहाँ पर लगा। दोनों देते हैं। मैजेस्टी दूसरा मंत्री तो खुश हो रहा होता है कि जरूर यही बचेगा जो मोती लेकर आया है। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम पहले खड़े हो जाओ, तुमने कोई गलती नहीं की है। कहते हैं ठीक है। यहाँ पर अब दूसरे मंत्री का मुंह बन जाता है कि डिजास्टर रिलीफ के लिए जो भी पैसे दिए थे उसके एविडेंस यहाँ पर हैं। इस पर अबाव बोलती है कि देखा देखा बहुत होशियार समझ रहे थे ना, फंस गए। उसके पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं इसे ले जाकर जेल में डाल दो और जितना भी कुछ इसके पास है ना वो सब कुछ छीन लो। अबाव की वजह से आज पहली बार मैजेस्टी बहुत खुश थे। दूसरे मंत्री से कहते हैं कि जाओ अपना काम ढंग से करो। मैजेस्टी कहते हैं कि मैं सारी डायनेस्टी का ही भाग्य चेंज कर दूंगा। इधर हम देखते हैं कि कंकुबाइन बहुत ही ज्यादा बेचैनी कर रही होती है। यहाँ पर एक दूसरी कंकुबाइन आ जाती है। कहती तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? कहती है मैंने सुना है कि मैजेस्टी ने कंकुबाइन डिफाई को महल दे दिया है, साथ में उस बच्चे को भी जगह दे दी। अब बताओ हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों को तो इतना टेंशन कभी भी नहीं मिला। लोगों के बच्चे ये डिजर्व नहीं करते थे। कहती है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कहती है आप तो समझ रही ना, ये फ्यूचर में हम लोगों का क्या होगा, तो हम लोगों को भी एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। कहती है बताओ क्या करना है? अबाव को देखते हैं जो सोने का पहाड़ देखती है, सोचती है कि अब बस मैं अमीर हो गई, अमीर हो गई। सोने के पहाड़ के पीछे भागती रहती, कहती है अरे पहाड़ रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? तभी वहां पर उसकी दासी आती है। अबाव कहती है कि लाओ भाई बताओ, तुमने मेरे साथ ट्रिक खेला ना, तुमने मुझे जानबूझकर ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा था कि मैं वापस ना पाऊँ। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। किंग कहती है नहीं मैं बेबी हूँ ना, मुझे वहाँ पर कोई भी चिकन खाने को नहीं देता। इधर हम देखते हैं अबा बहुत देर से उठी नहीं थी, तो वो कंकुमेंट पे चिंता कर रही होती है कि आखिर ये उठ क्यों नहीं रही है। तब यहाँ पर फिजिशियन आते हैं, हाथ चेक करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, इसका इलाज करना पड़ेगा, एक नीडल लगाने की देर है, उसके बाद ये उठ जाएगी। पता चलता है वो फिजिशियन भी कंकुबाइन ली से मिला हुआ है। वो वहाँ पर कंकुबाइन ली के कहने पर काम कर रहा था कि तुम्हें मैं सोना चांदी हर चीज से भर दूंगी, बस उस बच्चे को आज जाकर मार। जैसे फिजिशियन उसके पास लेकर जाते हैं वो नीडल्स, वो उस पार जा ही नहीं रही होती, बल्कि पावर का इतना ज्यादा यूज होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं। डिफाई बोलती है कि डॉक्टर आप ये क्या कर रहे हैं, बताइए ना। वहाँ पर उसे पैसे दिए जाते हैं। अब वो बोल देते हैं कि हम्बल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो पक्का उस कंकुबाइन से मिला हुआ है। अब यहाँ पर पता चल जाता है डिफे को। कहती है कि जाकर पता करो कि आखिर वो यहाँ पर क्या आया था, क्योंकि मुझे कुछ अलग सा फील हुआ। इधर हम देखते हैं फिजिशियन जैसे ही जाते तो कंकुबाइन ली कहती काम हो गया। कहते नहीं, मैं नीडल्स पास लेकर जा रहा था तो वो पास ही नहीं जा रही थी, ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई शक्ति है। कहती कौन सी शक्ति, तुमने मेरा काम ही नहीं किया, मैं दोबारा जरूर जाऊंगा ताकि ये काम कर सकूं। कहती अभी के लिए जाओ, अपना जुबान पर ताला लगा कर रखना। कहती फिफ्थ प्रिंस आने ही वाले होंगे। तब तक वहाँ पर फिफ्थ प्रिंस आ जाते हैं। कहती क्या हुआ, क्या चल रहा है आजकल? कहते मदर मैंने सब कुछ कर दिया है, मैं राजगद्दी हथिया कर ही रहूंगा और देखना मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। कहती ये सब छोड़ो, अभी तुम जाओ, अटेंशन से तुम्हारी बहन है उसके पास और पता करो कि आखिर वो क्या कर रही है आजकल।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेवंथ ब्रदर आ जाते हैं। कहती वाह, ये तो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हैं, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं, कितने अच्छे हैं। अपनी माँ के सामने सर झुकाता है। तब सेवंथ ब्रदर बोलते हैं ये तो इतनी सुंदर है, मैंने जो पेंटिंग में बच्चे देखे थे ना उससे भी ज्यादा क्यूट है, बिल्कुल बेबी डॉल की तरह। कहते सेवंथ प्रिंस, आपका ना बहुत बैड लक है, आप बहुत ही बेकार हो। कहते हैं कैसी वॉइस और मुझे क्यों सुनाई दे रही है। तब तक वहाँ पर मैजेस्टी, फोर्थ प्रिंस और थर्ड प्रिंस भी आ जाते हैं। ये कि मेरा भाई तो बहुत स्टूपिड है, देखो स्टूपिड वाली बातें भी कर रहा है। और उसके मन की आवाज़ है ना, आप सबको सुनाई दे रही थी, तो सब सेवंथ प्रिंस पर हँस रहे होते हैं कि ये तो सच में बहुत ही बेकार है। कहता है नहीं नहीं सिस्टर, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा ना लक बिल्कुल बेकार नहीं। कहती क्यों नहीं बेकार है, जब तुम 3 साल के थे तब तुम ऊपर से गिर गए थे, जब तुम 4 साल के हुए तो तुम जानबूझकर तुम्हें चोट लग गई। हर बार तुम किसी ना किसी मुसीबत को अपने सर पर ले लेते हो, तो तुम हुए ना बैड लक। इस पर सेवंथ ब्रदर कहते इसे तो मुझसे ज्यादा मेरे बारे में पता है। बैड लक तभी जाएगा जब वो काई प्रिंसेस से मिलेंगे, काई प्रिंसेस ही उसके बैड लक को मिटा सकती है। इस पर सेवंथ प्रिंस कहते उसका नाम क्या है, प्लीज मुझे बता दो। कहती प्रिंसेस का नाम, लेकिन फिर तुरंत ही उसका थर्ड ब्रदर जो होता है ना बहुत होशियार होता है, कहता है कि सिस्टर ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट देखते ही अबाव का मन बहल जाता है और वो बताना ही भूल जाती है। वो बार बार कह रहा था कि प्लीज प्रिंसेस का नाम बता, फिफ्थ प्रिंस भी उसे बहकाते हैं, सोने का कंगन दे देते हैं। कहती ओ फिफ्थ प्रिंस, ये फिफ्थ प्रिंस भी बहुत बेकार है, हमेशा ना बस दूसरों की चीजें लेने में जुटे रहते हैं। फिर थर्ड प्रिंस को देखते हैं। थर्ड प्रिंस को देखकर अबा बोलती है कि ये भी ठीक है, लेकिन आगे चलकर इसको कोई भी बच्चा नहीं होगा। मैजेस्टी कहते हैं कि ये भी मेरी राजगद्दी के लायक नहीं है। मैंने सेवेंथ प्रिंस को सोचा था, लेकिन इसका बैड लक है, भला ये मेरे राज्य को आगे कैसे ले जाएगा। तो कुल मिलाकर नजर अभी फिफ्थ प्रिंस पे थी, एक क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया जाए, वही आगे तक जाएगा। कहते हैं जाओ यहाँ से, बहुत बातें हो गई। अब इतना सुनना था कि मैजेस्टी उसको लेकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन बार बार सेवेंथ प्रिंस कह रहे होते हैं प्लीज प्रिंसेस का नाम बता दो, लेकिन अब वो रोने लगती है। यहाँ पर जो डेफाई होती है लेकर चली जाती है, तो इस पर फिफ्थ प्रिंस ना बहुत तेज से हंस रहे होते हैं कि बैड लक वाला भाई। मिस पर मैजेस्टी कहते क्यों हंस रहे हैं, इतना दांत क्यों तुम्हारे निकल रहे हैं। कहते कुछ नहीं, मेरी बहन इतनी क्यूट है, इतनी अच्छी है ना, उसका चेहरा देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही है। कहते ठीक है, जाके जाके आगे का काम करो। जैसे ही वहां से फिफ्थ प्रिंस जाते हैं, तुरंत ही अबाव बोलती है कि फिफ्थ फिफ्थ प्रिंस बहुत बुरे हैं, वो सारी की सारी कॉन्कोबाइन को आज बुलाएंगे ताकि वो काई प्रिंसेस को ढूंढ सकें। इसी वजह से वो एक नई चाल चलेंगे और बहुत ही जल्दी अपने फादर को जहर दे देंगे ताकि खुद राजगद्दी हथिया ले। मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा बेटा मेरे बारे में ऐसा सोचता है, आखिर वो कैसे ऐसा सोच सकता है। सेवंथ प्रिंस के तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बैड लक कहाँ तक जाएगा, और वो इस तरह की आवाजें सुनकर वो पागल हुआ जा रहा था। मैजेस्टी कहते हैं मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ इंतजाम करो। इनोच आते हैं, बताते हैं कि आपके लिए जो कंकुबाई आने वाली थी फिफ्थ प्रिंस अपने पास लेकर गए हैं। कहते हैं अच्छा तो ये बात है, मुझे खुद ही वहां पर जाना पड़ेगा। इनोच को अपना पूरा आइडिया बता देते हैं। फिफ्थ प्रिंस ना जुटे हुए होते हैं सारे के सारे जो है लड़कियों के साथ। एक एक लड़की जाती है और फिफ्थ प्रिंस का दिल जीतने की कोशिश करती है। कहते बहुत अच्छा, सब लोग खड़े हो जाओ, मैं एक एक को चेक करूंगा, जो मेरा दिल बहलाएगा उसी को मैं आज अपनी रानी बनाऊंगा। सब नीचे बैठ जाते हैं नील डाउन होकर, एक एक का चेहरा एक एक को छूकर फिफ्थ प्रिंस देख रहे होते हैं। तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाते हैं। फिफ्थ प्रिंस कहते हैं कि मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, मैं तो बस आपके लिए कंकुबाइन ढूंढ रहा था। तुरंत ही जो है अबाव देखती है ना लड़कियों को, तो कहती है वाह कितनी सुंदर लड़कियां हैं, बिल्कुल फेरी जैसी। ये पिंक वाली लड़की तो कितनी अच्छी लग रही है। मैजेस्टी कहते हैं वल्गर हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहते हैं नहीं नहीं फादर, ये तो पेंटिंग करती हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं, भला मेरा इनसे क्या काम है। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी एविल इंटेंशन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरा खून होते हुए ऐसा काम कैसे कर सकते हो। कहता है फादर आप मेरे से ऐसे बात मत करिए, मैं होने वाला जो है राजा हूँ। इस पर मैजेस्टी उसको एक पैर मार देते हैं कि दोबारा ये बात बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे वाइन पिलाओ, इसे जहर देकर मार डालो। अब बाव बोलती है फादर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकले, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, अगर ये तुरंत ही इसको मार दिया तो फादर की बहुत बदनामी होगी। इस तरह भला अपने बच्चे को कौन मार सकता है। मैजेस्टी उसके बाल काट देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम साउथ में जो आर्मी है उसको लीड करो जाकर, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं, दोबारा दिखाई मत देना। कहता है फादर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मत करो। यहाँ पर मैजेस्टी बाहर निकलते तो इनोज से पूछते हैं क्या सच में बहुत बेकार फादर या बहुत बेकार राजा हूँ। इनोज कहते हैं नहीं नहीं, आपने जो किया उसकी वजह से जगह जगह पर बातें तो जरूर हो रही है, लेकिन
अपने राज्य के हित के लिए कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। कहते हैं क्या करूँ मजबूर हो गया था। जाकर फिर से डेफ़े को उसकी बेटी दे देते हैं। कहते हैं कि आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ खाना खाने के लिए। बहू बोलती है कि आज मेरे फादर को क्या हुआ है? लगता है मेरी माँ पर प्यार आ रहा है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कहती है कि आप जाइए प्लीज़ और वहीं पर जाकर आराम करिए अपने कक्ष में। कहती है हाँ, हाँ सही बात है। सही कहा मेरी मदर ने, इसको तो ज़रा से भी मौका नहीं देना चाहिए, जिसने मेरी माँ को मौका नहीं दिया। जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब तुरंत ही मैजेस्टी को शक हो जाता है कि कहीं बेटी की आवाज़ जो है डेफे को तो भी सुनाई नहीं देती। ये कहती है कि मैजेस्टी आप यहाँ पर इस तरह रहेंगे तो कॉन्कुमाइनली को अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से आप यहाँ से चले जाइए। कहते लगता है मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मेरी बेटी की आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। वहाँ पर अपनी बच्ची को सुला देती है, देखती रहती है लेकिन तब भी मैजेस्टी नहीं जाते हैं तो कहती है कि प्लीज़ आप जाइए ना यहाँ से। मैजेस्टी आप सच में डिनर कर रहे हैं मेरी माँ के साथ? मैजेस्टी कहते हैं क्यों मैं अपनी बिलव्ड कॉन्कुबाइन के साथ डिनर नहीं कर सकता? कहती है इतने दिनों तक कोल्ड पैलेस में रखा तब मेरी माँ की याद नहीं है, मैं कितनी बार बात दोहराऊं। आप सच में बहुत ही ग्रेटी हैं। मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि तो क्वीन मदर के साथ रहना उनकी सेवा में तुम्हें जो है नॉर्थ का गेट दिया जाता है, लेकिन तभी अब आप बोल देते हैं कि नॉर्थ का गेट उधर से तो कलसेशियन हमला करेंगे वो भी क्वीन मदर को मारने के लिए और मेरी माँ फंस जाएगी। मेरी माँ के लिए ये जगह बहुत ही बेकार है, बताओ अब क्या होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्वीन मदर से मिलने के लिए जैसे ही वहाँ पर डिफाई जाती है तो इम्प्रेस होकर कहती है कि तुम मेरी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकती थी। लेकिन अब आबाओं की बातें जो है मन की बातें जो है क्वीन मदर को भी सुनाई दे रही थी। कहती है साउंड कैसा है? ये तुम्हारी बेटी है। कहती इसे मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही जाती कहती अरे अरे ये तो ओल्ड एज वाली आंट, मुझे लगा था खतरनाक होंगी लेकिन मेरी ग्रैंड माँ तो बहुत अच्छी निकली, ये तो सच में बहुत प्यारी है। और वो हंस रही होती है। कहीं न कहीं क्वीन मदर को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि ग्रैंड डॉटर की आवाज़ वो सुन रही है। कहती मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आगे से ज़रूर ध्यान दूँगी कि आपको ज़रा से भी दिक्कत ना हो। कहते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं कॉन्कुबाइन डिफाई बताती है कि सारे के सारे लोगों को पकड़ लिया गया है, उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया है। कहती है आओ बेटा मेरे बगल बैठो। कहती है ये सब डिफाई की वजह से हुआ है। पता चला है कि डिफाई ने अपने भाइयों को बुला लिया था जिसकी वजह से उन अल्सेशियन पर हमला किया जा सके। कहती है मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला। जैसे अबाव देखती है डिफाई के भाई को, कहती वाह अंकल तो कितने सुंदर हैं, सच में बहुत ही हैंडसम। लेकिन क्या करें, बहुत ही जल्दी मेरे ग्रैंडपा को फंसाया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगेगा रिबेलियन होने का, जबकि वो बहुत ही लॉयल है, अपनी कंट्री के लिए सर्व किया है, लेकिन वो मैजेस्टी के द्वारा ही मारे जाएंगे। अब इस पर डिफे भी डर जाती है कि क्या सच में मैजेस्टी मेरे फादर को मार देंगे। फिर कहती है थोड़ी देर बाद अब नहीं मैजेस्टी द्वारा नहीं मारेंगे, बैटल में उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और उन्हें फंसाया जाएगा क्योंकि यही तो एक रास्ता है उनको फंसाने का। लेकिन मैजेस्टी जब अबाव के मन की बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे फादर और तुमने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, इसी वजह से ये डायनेस्टी तुम्हारी हमेशा ही कर्जदार रहेगी, आगे की जिम्मेदारी तुम लोग संभालो। कहती है वाह फादर, डे बाई डे तो और समझदार होते जा रहे हैं। मैजेस्टी बोलते हैं मेरी लकी स्टार, तुम तो सच में मेरे लिए बहुत ही लकी हो। मैजेस्टी कहते हैं उन असिस्टेंट के बारे में पता करो कि कहाँ से आए थे। बेबी तो सो गई होती है तो वो बता नहीं रही होती है, उसे लगी होती है भूख, लेकिन कॉन्कुबाइन पर शक होता है तो मैजेस्टी कहते हैं मैं पता करके आता हूँ। इस पर डेफे बोलते हैं मैं बस अपनी बच्ची की केयर चाहती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखते हैं कि कॉन्कुबाइन ली बैठी हुई होती है और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है हर उस बात पर क्योंकि उसके बेटे को बाहर भेज दिया गया, मैजेस्टी द्वारा जरा सा भी दयालुता नहीं दिखाई गई। इसी वजह से कॉन्कुबाइन ली बहुत ही ज्यादा नाराज थी। वही फिजिशियन आता है, कहता है कि मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। कहती कौन सा रास्ता? हम देखते हैं कि डेफे अपनी बेबी के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर कॉन्कुबाइन ली आती है। कहती सिस्टर मैंने आपके लिए सूप बनाया है, प्लीज पी लीजिए। अबाव बोलती है कि अरे नहीं नहीं इसमें तो जहर मिला है, प्लीज मत पीना, ये बहुत ही बेकार है। यहाँ पर तुरंत ही डिफाई बोल देती है कि ठीक है सिस्टर, आप ऐसा करो ना सूप रख दो, मैं अभी पी लूंगी। कहती है कि हाँ हाँ प्लीज पी लो ना। अंदर जो है भेज देती है और दोबारा आता है वही बॉक्स। कहती है कि ये क्या है? तब यहाँ पर डिफाई बोलती है कि ये मैंने एक सूप तैयार किया है जिससे हम लोग बहुत ही यंग रह सकते हैं, बहुत अच्छी त्वचा हो जाती है। कहती है अच्छा सच में, क्या ऐसा कोई सूप बन सकता है क्या? कहती है हाँ बहुत ही अच्छा है, आप पियेंगी? कहती है हाँ मैं जरूर पीऊंगी सूप। जैसे ही पीती कहती है तो बहुत ही टेस्टी है।
लेकिन पीछे से दासी बोलती है कि माफ़ करिएगा मिस, ये तो जो है जो कंकुबाइन ली इसने सूप दिया था ना, मैं फिर से वही ले, मैं तो भूल गई कि आपका अलग रखा हुआ था। कंकुबाइन ली को वोमिटिंग होने लगती है। इस पर अबाव बोलती है, देखा देखा अपने ही बिछाए जाल में फंस गई, बड़ी आई मेरी माँ को फंसाने चली थी। कंकुबाइन ली वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी आते हैं। मैजेस्टी आते कहती हैं कि मेरी अबाव तो अब बड़ी हो गई ना, उसके लिए खिलौने आए हैं। कहती है इम्प्रेस्ड होंगर भी कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए खिलौना भिजवाया है। तुरंत ही कंकुबाइन ली आ जाती है, कहती है मेरे लिए इंसाफ करिए, मेरे लिए इंसाफ करिए मैजेस्टी। कहते अब क्या हुआ तुम्हें? कहती है कि इससे डिफाई ने ना मेरे सूप में पॉइजन मिला दिया, मेरे चेहरे पर देखो ना कितने दाग पड़ गए हैं, सिर्फ इस डिफाई की वजह से। डिफाई कहती है मैंने आपको कुछ नहीं दिया था, जो आपने सूप दिया था वही पिया। यहाँ पर अबाव बोलती है कि ये दुष्ट लेडी हमेशा ही मेरी माँ को फंसाती रहती है, पहले फंसाया अब फिर फंसा रही है, आखिर ये चाहती क्या है? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, सूप का जो बॉक्स है वो मेरे पास आया और फिजिशियन चेक करेंगे कि किसमें पॉइजन है। कंकुमाइनली हंस रही होती है कि मैंने तो सारे क्लू छिपा दिए हैं, अब भला कौन पता कर पाएगा। इतनी ही देर में वहाँ पर फिजिशियन आते हैं और चेक करते हैं। चेक करते हुए बता देते हैं कि कंकुमाइनली के बॉक्स में वो पॉइजन मिला था। कहती है मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, और सारा का सारा इल्जाम ना दासी पर लगा देती हैं। दासी पर लगा देती है। बोलती है कि इसने नहीं किया, बेचारी दासी को फंसा रही कि ये अपना सब है, और देखो क्या हुआ। इतनी देर में एक सैनिक मैजेस्टी पर हमला करने चलता है, तो तुरंत ही कंकुबाइन सामने आ जाती है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकती, आपके साथ ही मेरा जो कुछ भी है वो है। अब यहाँ पर अबाव बोलती है कि देखा कंकुबाइन कितनी होशियार है, मेरे जो है दुष्ट फादर को ना अपने बस में करना चाहती है कि वो मुझे और मेरी माँ को छोड़ दे। फिजिशियन हाथ चेक करते हैं, कहते हैं एकदम ठीक है, बस हल्की सी चोट है, बहुत ही जल्दी ये भी ठीक हो जाएगी। कहते हैं ठीक है फिर इसे ले जाओ। अबाव बोलती है कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन इसी ने आज तक सब कुछ किया है। इसने कि इधर सेकंड कंकुबाइन के पास संदेशा आता है कि जो कंकुबाइन ली है उन्हें बहुत ही शर्मिंदा किया गया है, सारे इल्जाम उनके ऊपर लग चुके हैं, इसी वजह से अब उनका कोई भी चांस नहीं है कि वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। कहती है ठीक है मैं करूँगी सर्वाइव। इधर अभी हम देखते हैं कि जो कुछ भी अभी तक डेफई के साथ हुआ था उसका खुलासा हो चुका था, इसी वजह से कंकुबाइन ली को कोल्ड हाउस में भेज दिया गया था। कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं इम्प्रेस बनती, मेरा सारा रुतबा होता, और लेकिन आज ये क्या हो गया, मुझे यहाँ पर क्यों भेज दिया गया। तभी उसके सामने एक रोशनी आती है और रोशनी कहती है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, उसको हराना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। कहती हो कौन, प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज यहाँ से जाओ। कुएं के सामने जाती है, खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे सिर्फ रिवेंज चाहिए। हंस रही होती है और कुएं में कूद जाती है। लाइट बहुत तेजी से चमकती है। हेल में दोनों साथियों को पता चल जाता है कि कोई इविल स्पिरिट हेल में आ चुकी है जो अबाव के लिए खतरा पैदा करेगी। इधर हम देखते हैं कि अबाव के पास उसकी साथी पहुंचती है, कहती है कि एक बहुत ही नेगेटिव स्पिरिट हेल में आई है जो तुम्हें खतरा पहुंचाएगी, इसी वजह से आगे से बचकर रहना। कहती है लेकिन मुझे चेक करने की अभी भी स्मेल आ रही है, प्लीज मुझे दे दो। कहती है नहीं अभी तुम जाओ, तुम्हें जाना है। जैसे ही धराबा उठते खुदते तेज रोने लगती है कि मुझे भूख लगी है। फिर खबर आती है कि कंकुबाइन की डेथ हो गई। यहाँ पर तुरंत ही अबाव को पता चल जाता है कि कंकुबाइन आसानी से मरने वाली चीज तो नहीं है। जरूर जो कल लेडी मरी वो कंकुबाइन ली है, वो मेरी माँ को और मुझे नीचा दिखाना चाहती है ना, एविल प्रवृत्ति। मैं भी देखती हूँ कि मेरी माँ के पास कौन आता है। अभी पता चलता है कि दूसरी कंकुबाइन भी आ जाती है। तब यहाँ पर डिफे कहती है कि सिस्टर आप लोग यहाँ पर प्लीज बैठ जाइए। जो दूसरी कंकुबाइन होती है ना वो तुरंत ही बेबी को जाकर ले लेती, कहती कितनी क्यूट है। यहाँ पर सेकंड कंकुबाइन बोलती है कि सच में मैजेस्टी आज तक किसी बेबी के पास नहीं गए, बल्कि वो तो प्रिंस थे और ये प्रिंसेस है, इससे इतना लगाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैजेस्टी को इससे बड़ा ही लगाव है। कंकुबाइन होती है ना उनकी आंखें चमक जाती है क्योंकि उनके ऊपर एविल प्रवृत्ति हावी हो जाती है। जहाँ पर उसके कानों में आवाज आ रही थी कि 10th प्रिंसेस को मार डालो, वो गला दबाने लगती है। कंकुबाइन जाती है और उसे बचा लेती है। कहती है नहीं नहीं मैंने नहीं मारने की कोशिश की, सच में मैंने नहीं मारने की कोशिश की, पता नहीं ये कैसे हो गया। कंकुबाइन बोलती है कि सिस्टर आज तो मैंने आपकी बेटी को बचा लिया, लेकिन आगे से नहीं। अब वो बोलती हाँ दुष्ट औरत, एविल औरा नजर आ रहा है और मेरी माँ को बेवकूफ बना रही है। डेफाई बोलती है ठीक है आप लोग जाइए, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। कहती है ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। जाने से पहले वहाँ पर एक दासी आ जाती है जिसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है। वो कंकुबाइन होती है ना उसके पैर पर मार देती है तो वो नीचे गिर जाती है, जो ब्रेसलेट होता है वो भी नीचे गिर जाता है।
इस कहती सिस्टर ये आपका है, आप ले लीजिए। कहती ठीक है, रख लीजिए, बर्थडे गिफ्ट है। कंकुबाइन वहाँ से आंखें घूर कर चली जाती हैं। क्वीन मदर का बर्थडे आ जाता है तो अबाव को वो पहले ले लेती है। कहती है मेरी ग्रैंड मदर कितनी अच्छी है। तभी सेवन प्रिंस भी अपना गिफ्ट लेकर आते हैं। कहती है क्या गिफ्ट लेकर आए हो, लेकिन क्वीन मदर ना सेवन प्रिंस को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, सिर्फ उसके बैड लक की वजह से, और वो ऐसे भी उसको पसंद नहीं करती थी। तो इस पर अबाव बोलती है कि क्वीन मदर ना हमेशा गलत लोगों को ही पसंद करती हैं। देखो ना सेवन प्रिंस कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा गिफ्ट भी लेकर आए हैं, लेकिन ग्रैंड मदर कभी उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं करती। यहाँ पर क्वीन मदर की तबीयत अब काफ़ी अच्छी थी। कहते हैं क्या लाए हो सेवन प्रिंस, प्लीज़ मुझे दिखाओ। कहते हैं वही जो आपके बचपन की याद आपको दिला दे। कहती क्या मतलब, क्या याद दिला दे, बॉक्स खोलो मुझ में भी तो देखूं। कहता है सच में ग्रैंड माँ बहुत अच्छा है। जैसे बॉक्स खुलता है ना तो उसमें सिर्फ एक बॉल होता है। बॉल देखकर सबके सब हंसने लगते हैं कि बॉल भला कोई कीमती चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ लेकर आए हो जो गरीब लोग भी खरीद सकते हैं। जितने लोग वहाँ पर खड़े होते एक एक करके सब मजाक उड़ाते हैं। मैजेस्टी किसी तरीके से बातों को हैंडल करते हैं। कहते हैं ये बेकार भले ही है, लेकिन मेरा बेटा बहुत हिम्मत करके लाया है तो इसे ले लो। मन में मैजेस्टी सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बेवकूफ़ लड़के को मैं क्या ही बताऊं कि कौन सा गिफ्ट लेकर आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बातों को संभाल लेता हूँ। क्वीन मदर कहती है गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, प्लीज़ मुझे दिखा दो। जैसे ही गिफ्ट के पास जाती है उसे देखते ही उन्हें याद आता है कि ये जो है लेट एम्परर द्वारा बॉल बनाई गई थी। वो उसे देखते ही इमोशनल हो जाती है कि इसे मेरे बेडरूम में रख दो। क्वीन मदर सेवन प्रिंस से कहती है कि ये गिफ्ट मुझे हमेशा ही याद रहेगा, तो उन्होंने मुझे सबसे कीमती गिफ्ट दिया है। तभी वहाँ पर डिफे जाती है। कहती है कि मदर आपके लिए गिफ्ट, लेकिन जैसे ही लेती है ना तो वो ब्रेसलेट हिलने लगता है और नीचे गिर जाता है। कहती है माफ़ करिएगा मदर, लेकिन मैंने आपको डराने के लिए नहीं किया था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर सब हंस रहे होते हैं कि ये टेम्पल से ब्रेसलेट लेकर आई थी, जरूर इसमें कोई इविल प्रवृत्ति रही होगी। तभी अबाव बोल देती है कि मेरी मदर ने अपने हाथ से बनाया है ये, भला इसमें एविल प्रवृत्ति कैसे आ सकती है। क्वीन मदर को ना चेक करना चाहिए इन बीट्स को, उन्हें पता चल जाएगा। क्वीन मदर करती भी वही है, कहती है इन बीट्स को पता करो, पता चल जाएगा। अब यहाँ पर तुरंत ही डिफे को याद आता है कि जब धक्का लगा था तभी उसी टाइम उसका ये जो ब्रेसलेट है ना बदल लिया गया था। जरूर दोनों कंकुबाइन में से एक का काम है। क्वीन मदर कहती है कि तुमने जो आज किया वो आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो तुमने बहुत अच्छा ब्रेसलेट बनाया, उसकी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। तुमने मुझे इतनी प्यारी ग्रैंड डॉटर दी है, उसकी वजह से भी थैंक यू बोलती हूँ। डेफई रास्ते से जा रही होती है तभी उधर से कंकुबाइन आ जाती है। बेबी तो बहुत प्यारी है, सच में बहुत ही अच्छी, लेकिन अबाव जैसे ही कंकुबाइन को देखती है ना कहती है अरे एविल ऑरा, आखिर इनके ऊपर एविल ऑरा कैसे आ सकता है। डेफई कहती है मतलब क्या इसके ऊपर सच में एविल ऑरा है क्या। यहाँ पर कहीं न कहीं डेफई को पूरा शक तो कंकुबाइन पर ही था। दासी भी बोल देती है कंकुबाइन रो नहीं ये सब कुछ किया होगा। यहाँ पर कंकुबाइन डेफई बोलती है कि देखो ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है, जब तक हमारे पास सबूत ना हो, और इन फ्यूचर याद रखना कि ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना। इधर हम क्वीन मदर को देखते हैं सो रही होती हैं, तो उनके सपने में अबाव आती है। कहती है कि इम्प्रेस्ड आऊँगा, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आपको ठीक कर दूंगी वरना आप जल्दी ही मर जाएंगी। वहाँ पर जो है वो ग्रैंड मदर को सही कर देती है। उठते ही ग्रैंड मदर को बहुत हल्का लग रहा होता है। फिजिशियन आते हैं, चेक करते हैं। जैसे ही चेक करते हैं ना तो पता चलता है कि आप इम्प्रेस्ड होकर एकदम ठीक है। फिजिशियन कहते हैं आपकी पल्स एकदम बढ़िया चल रही है, आप एकदम सही है, अब आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी दासी होती है रोने लगती है कि फाइनली उनकी जो मिस है वो ठीक हो चुकी हैं। इधर हम देखते हैं कि स्काई में अभी भी लिटिल बेबी बैठी होती है और बहुत तेज से रो रही होती है। ने मुझे असली हेल में भेज दिया, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अभी हम देखते हैं कि ये सपना आ रहा होता है कंकुबाइन रो को। वो बहुत तेज़ी से उठ जाती है, कहती है कि आखिर ये अबाव मेरे सपने में क्या कर रही थी और सडनली मुझे ये सपना कैसे आ सकता है। वो अपनी तकिया हटाती तो देखती है कि वही ब्रेसलेट वहाँ पर रखा है। कहती है ये यहाँ पर कैसे आ सकता है और मैंने क्या-क्या किया इस बीच मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। जब वो एक-एक चीज़ याद करती है कहती मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, आखिर मैं किसके बहकावे में काम कर रही थी। वो कहती मैं ये क्या करूँ, ये ब्रेसलेट मेरे पास है, मैं फँस जाऊँगी। तो अपना क्या करती है ना वो ब्रेसलेट ज़मीन में गड्ढा खोदकर बंद करने लगती है, लेकिन उस गड्ढे से तेज़ रोशनी निकलने लगती है। कहती है ये रोशनी क्यों निकल रही है। बहुत तेज़ धक्का लगता है कि वो नीचे गिर जाती है। कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। पता चलता है वो बुद्धिस्ट ब्रेसलेट होता है, इसकी वजह से जो उसके ऊपर एविल प्रवृत्ति होती है ना, की वजह से उसे धक्का लगता है। यहाँ पर डिफे बोलती है क्या हुआ, तुम सोई नहीं क्या। कहती नहीं मुझे एक कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। वो उसे बॉक्स देने चलती है तभी वहाँ पर दूसरी कंकुबाइन भी आ जाती है।
तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो डेफई बोलती है कि अरे ये फ्रेश एयर लेने आई थी तो मुझसे टकरा गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो तुरंत ही ब्रेसलेट देकर वहाँ से चली जाती है। इस पर कॉन्कोवेंट बोलती है कि ये क्या देख कर गई? डेफई कहती है कुछ नहीं, तुमसे मतलब नहीं है। ब्रेसलेट हाथ में देखकर दासी बोलती है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसी ने सब कुछ किया है। कहती है अगर इसने ये सब कुछ किया है तो आखिर ये वापस क्यों करके गई? ये भी तो जानने वाली बात है ना। अबाओ कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर अभी भी डेडली ऑरा घूम रहा है। मैजेस्टी आते अबाओ को लेकर फिर से चले जाते हैं। सेवेंथ प्रिंस खड़े होते हैं और डेफई का भाई भी। अब यहाँ पर अबाओ कहते हैं कि फादर सेवेंथ प्रिंस को कब तक आप कमजोर समझेंगे, इन्हें भेजिए बाहर। पता चलता है कि बैंडिट्स ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, इनसे निपटने के लिए किसी मजबूत आदमी को भेजना चाहिए ताकि उनसे समझौता कर सके और उन्हें हमेशा के लिए यहाँ से भेज सके। अब वो किसको भेजे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब अबाओ की बातें सुनकर कहते सेवेंथ प्रिंस तुम जाओगे। सेवेंथ प्रिंस को तो यकीन नहीं होता कि सच में मुझे भेज रहा है, मैं तो कितना बैड लक हूँ। सारे के सारे मंत्री भी कहते किसी और को भेजो, लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी कहते अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हें तो इन सब चीज़ों के लिए एक ना एक दिन जाना ही है। अबाओ कहते ग्रेट फादर ग्रेट, सच में मेरे फादर तो बहुत ग्रेट है, फाइनली अपने बेटे की काबिलियत तो पहचानी। इधर हम देखते हैं कि कंकुबाइन टी अभी भी प्रे कर रही होती हैं, बार बार कहती हैं कि अभी तक वो मेरे झांसे में नहीं आई। पता चलता है कि वो एक नेगेटिव डॉल की ना पूजा करती थी, जैसे एबल प्रवृत्ति चारों तरफ फैली हुई थी। कंकुबाइन टी का भी एक बेटा था जो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। कंकुबाइन टी आते ही अपने बेटे पर चिल्लाने लगती हैं कि एक को साउथ आर्मी के पास भेज दिया गया है, एक बैंडिट से लड़ने के लिए जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? कहता है मदर मुझे भी कहीं पर भेजा ही नहीं गया तो मैं क्या करूं? वो चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे अंदर कोई अक्ल तो है नहीं। कहता है मदर अभी मैं छोटा हूँ, इतनी आसानी से कैसे जाऊँ? सेवेंथ प्रिंस तो वैसे भी बैड लक है। कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा पता है बैड लक है। मन में सोचते हैं थर्ड प्रिंस की ये मुझे तो पता है क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर की आवाज़ें जो सुनी है। वो उसने उसकी बातें कभी भी गलत नहीं होती, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताता है। यहाँ पर उसे एक टोकन दिया जाता है और उसकी माँ कहती है कि जाओ अपना काम करो, बैंडिट से पहले तुम जाकर मिलो और सारा खेल खत्म कर दो। सेवेंथ प्रिंस चुपके से अबाओ के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे ना बैंडिट के पास जाना है, बताओ ना मेरा क्या होगा, क्या मैं वहाँ से वापस आऊँगा? वो डेडली ऑरा देखती है, कहती है नहीं नहीं ब्रदर आप जल्दी ही मर जाएंगे, वो जितने भी बैंडिट्स हैं ना आपको मार देंगे। उसको गोद में उठाकर बाहर चलाता है, लेकिन तभी दो बैंडिट्स आ जाते हैं, कहते वाह इसके लिए तो हम लोग आए थे, देखो इसको पकड़ लेते हैं। कहता है जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाला हूँ। अब आओ इतने तेज से चिल्लाती है कि थंडर स्ट्राइक होती है, दोनों के दोनों जो डाकू होते हैं ना उनका चेहरा काला हो जाता है। कहती है बदतमीज कहीं के ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। वहाँ पर ना वो ऊपर उछाल देता है, तुरंत ही उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। कहता है बहन प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में डाल दूंगा, वरना मैं तुम्हें बाहर लेकर निकलता ही नहीं, प्लीज मुझे माफ कर देना। कहती है ब्रदर मुझे भी लेकर चलो ताकि मैं उन बैंडिट्स का सफाया कर सकूं, तुम कितनी छोटी हो, प्लीज ऐसा मत करो। वो बेहोश हो जाता है। पता चलता है डाकू उसको उठाकर ले आते हैं और उस प्यारी सी बच्ची को भी। उसको देखते ही दोनों कहते हैं ये कितनी क्यूट है, ये कितना लकी है कि इसको इतनी क्यूट सिस्टर मिली, हम लोग भला इतने लकी कहाँ हैं। हो सकता तो अब सामने ही बैठी होती। कहता है बहन प्लीज मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया, ये सब मेरी वजह से हुआ। कहती है नहीं ब्रदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी दोनों डाकू आ जाते हैं, कहते होश आ गया तुम्हें? कहते हैं हाँ होश आ गया और तुम मेरी बहन का कुछ भी नहीं कर सकते। कहते देखो बोल भी तो कौन रहा है। सेवेंथ प्रिंस को बेहोश करके अबाओ को वहां से लेकर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो बैंडिट्स के हेड होते हैं ना तुसान वहां पर बैठे हुए थे। कहते देखो आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। जैसे उस क्यूट बेबी को देखते हैं ना तुसान कहते वाह कितनी क्यूट है, मेरी भी एक छोटी बहन थी जिसकी डेथ हो गई, अगर आज वो बड़ी होती ना तो ऐसी ही होती, कितनी क्यूट है, प्लीज मुझे दे दो। उसको हाथ में लेते ही यहाँ पर वो उसको अबाओ ना गाली देने लगती है कि कितना दुष्ट है, इसको मन करता है मारू, ये बिल्कुल भी बिहेवियर का अच्छा नहीं। कहते साउंड कैसा सुनाई दे रहा है, क्या मुझे ही सुनाई दे रहा है? उसको धक्का लगता है, नीचे गिर जाता है। तो उसके दोनों के दोनों डाकू कहते हैं क्या हुआ, आपको क्या सुनाई दे रहा? कहते हैं मुझे आवाजें सुनाई दे रही, तुम्हें सुनाई दे रही? कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ पर उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे इस अबाव की आवाजें सुनाई दे रही। कहता लगता 2 दिनों से सोया नहीं ना इसलिए दिमाग घूम गया है। फिर से अपने सर पर मारने लगता है। तो उसके दोनों डाकू बोलते हैं ना कि लगता है कि इसके लीडर पर ना किसी एविल प्रवृत्ति का साया हो गया है या किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया, इसी वजह से ऐसा बिहेव करे। कहता चुप बैठो, मैं सोया नहीं, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा। उसे बाहर लेकर जाते हैं तो चिल्लाने लगती है अबाओ, कहती प्लीज प्लीज मुझे पॉट में मत डालना, गंदे डीमन कहीं के, प्लीज मुझे अंदर मत डालना। लेकिन वहां पर वो जाते हैं और उसको हैंकी से मुंह पोंछने लगते। कहती वाह बैंडिट भी अच्छे होते हैं क्या, इतने जेंटल तरीके से मेरा मुंह पोंछ रहे हैं।
लेकिन तुम्हारी ना किस्मत बहुत खराब है। बचपन में तुम्हें घर से निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर काला निशान है। बाहर आए तुम्हें बैंडेड ने पकड़ लिया, यहाँ पर भी तुम्हें खूब मारा गया। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। इस पर तुषार बोलते हैं कि सच में तुम बहुत अच्छी हो बच्ची। लेकिन तभी यहाँ पर सेवेंथ प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं मेरी बहन को लौटा दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं क्यों लौटाओ, पहले यहाँ पर डील हो गई। कहते हैं कौन सी डील, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ उसके बाद डील होगी। कहते हैं जिस तरह तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, गाँव के लोगों को परेशान कर रहे हो, इस तरह तुम नहीं कर सकते हो। पता है कि तुषार के खजाने की जो चाबी थी ना वो चोरी हो गई थी। उसका इल्जाम जो है लगा था सेवेंथ प्रिंस पर और उनकी पूरी डायनेस्टी पर कि वहां से किसी ने चुराया है। इस पर तुषार बोलते हैं मेरी चाबी वापस कर दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। कहते हैं जब मैंने की चुराया ही नहीं तो वापस कैसे लौटाओ। तो अबाव बोलते हैं कि हाँ सच में मेरे ब्रदर ने नहीं चुराया है, वो तो आपके जानने में से किसी ने चुराया है। सेवेंथ प्रिंस बहुत समझाते हैं लेकिन वहाँ पर तुषार को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि इन्हें अंदर डाल दो। पर तुषार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मेरे इन दो डाकुओं में से मुझे कौन धोखा दे रहा है। इधर सेवेंथ प्रिंस परेशान रहते हैं, कहते हैं कि अब क्या करूं, अपनी बहन को लेकर यहाँ से कैसे जाऊं। अबाव बोलते हैं कि ब्रदर डरने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे भूख लग गई है, मुझे बहुत भूख लगी है। कहते हैं मिल्क कहाँ से लेकर आऊं। वो चोरी चुपके वहां से निकलता है, किचन में जाता है, ढूंढना शुरू कर देता है पता है, और वहां पर एक चिकन लेग रखा हुआ होता है, उठा लेता है। इतनी देर में वहां पर एक लड़की आ जाती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। कहते हैं सिस्टर सिस्टर मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे भूख लगी है। लड़की होती है ना हेल्प करती है सेवन प्रिंस की। कहते हैं थैंक यू। लेकिन इतनी देर में दोनों डाकू आ जाते हैं कि तुम दोनों कितने स्टूपिड हो, उसे भूख लगी और तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। वो कहती है कि इन लोगों से बचकर भागना पड़ेगा। वहां पर वो लड़की ना सेवन प्रिंस और अब्बाओ को लेकर बाहर आ जाती है, कहती है ब्रदर मुझे बहुत भूख लगी। तो वहां पर एक बकरी होती है, अब उसका भाई बकरी के पीछे भाग रहा होता है, दूध मिल जाए दूध मिल जाए। घंटों भागता रहता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो उस पर तुषार खड़े होते हैं तो उसका दोस्त बोलता है आपको लगता है कि ये निर्दोष है। कहते हैं कि निर्दोष नहीं है, तेरे बच्ची बेचारी भूखी है ना, ये कभी भी उसको नहीं पकड़ पाएगा ना ही दूध निकाल पाएगा। अब तुरंत ही अब्बाओ को प्रिंस पकड़ते हैं और जाती है वो लड़की उसको पकड़ने के लिए, वो भी भागती रहती है। मन में सोचता है लड़की कितनी अच्छी है, कितनी हेल्प करती है, आगे चलकर ना मैं इसे अपना सैनिक बनाऊंगा। अब्बाओ बोलती है बेवकूफ ब्रदर तुम कितने बेवकूफ हो, वो लड़की है लड़का नहीं। कहते हैं क्या लड़की है, लेकिन मुझे तो ये लड़का दिख रही है। कहती है हो ही ना बेवकूफ, हमेशा से बेवकूफ थे। कहते हैं अच्छा तब तो ना मैं इसे ना अपनी क्वीन बनाऊंगा। कहते हैं ये हुई ना बात, वैसे भी ये आपकी काई प्रिंसेस है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रही है, आपके लिए लक लेकर आएगी। इतनी देर में वो वहां से जो है मिल्क निकाल रही होती है। कहते हैं कि यहाँ पर दूध निकालते हो पिलाने चलते हैं, तभी तुषार आ जाता है। कहते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, दूध क्यों पिला रहे हो। कहती है ब्रदर प्लीज मुझे पिलाने। तो कहते हैं अरे तुम लोग पागल हो क्या, वो छोटी सी बच्ची है, बिना गर्म किए पिलाओगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा और फिर कौन हैंडल करेगा। यहाँ पर तुषार खुद दूध गर्म करने लगते हैं बच्ची के लिए। कहते हैं अब ठीक है। दूध गर्म करते ही कहते हैं पिला दो। वो पिलाने चलते तो उसे अक्ल ही नहीं हो। तुषार कहते हैं मुझे दो इसे, और वो पिला रहे होते हैं। कहती है कितने अच्छे हैं अंकल आप, सच में मेरा पेट फुल हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि सेवन प्रिंस से तुषार बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम दोनों के बीच समझौता होगा, लेकिन समझौता भी उसी हिसाब से होगा कि गरीबों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर अब मन में बोल रही होती है कि इंसान तो अच्छा है लेकिन चेहरे पर निशान है ना, इसी वजह से कोई ऑफिशियल पोस्ट भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे का घाव दूर कर सकती हूँ। तो सान है ना उनके ऊपर अटैक होने वाला है, उन्हें पॉइजन दिया जाएगा जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप उन्हें बचा लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा एक बाल ले लो, मेरे बाल में इतनी ताकत है ना कि चेहरे का दाग अपने आप हट जाएगा। इधर हम देखते तुषार बैठे हुए होते हैं और उन्हें बार बार अभाव की बातें याद आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने भी सुन लिया था कि आज रात में उन्हें पॉइजन दिया जाएगा। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आ जाता है कि मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आया हूँ, और उसकी ड्रिंक देखते ही यहाँ पर तुषार को पता चल जाता है कि यही है रिबेलियन जो हम लोगों को धोखा दे रहा है। कहता है कि पी लीजिए नच्ची पी लीजिए। कहते हैं मेरा गला खराब है तुम पियो। वो धीरे धीरे पूरी ड्रिंक पी जाता है। उसको इस तरह ड्रिंक पीता हुआ देखकर तुषार कहते हैं अच्छा पहले से ही एंटीडोट ले लिया इसीलिए मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अचानक उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहते हैं अच्छा मुझे पहले ही पॉइजन दिया जा चुका है। पता चलता है दूसरे डाकू ने सब कुछ किया था। सेवन प्रिंस आते हैं, कहते हैं ये लकी स्टार का सीक्रेट ट्रेजर है, इसे अपने दिल से लगा कर रखो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे अपने चेस्ट से लगाते हैं तो उनके पेट की जलन पूरी दूर हो जाती है। बोलने चलते हैं तो सेवन प्रिंस कहते हैं अभी बोलने की जरूरत नहीं है, क्या पता बाहर ही खड़ा हो जिसने आपके साथ ये किया है, इसी वजह से आपको सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा डांटा जा रहा हो क्योंकि अब बताओ क्यों किया। और पता चलता है कि तुषार के चेहरे का दाग मिट गया है और वो पैरों में गिर कर जो है माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया प्रिंसेस की हमेशा देख
देखभाल करने का वादा लेता है कि कभी भी उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। साये की तरह मैं प्रिंसेस के साथ हमेशा तर रहूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज से मैं उसका नौकर हूँ। कहती वाह वाह, सच में मेरे लिए इतने अच्छे लोग हैं। डाकू के मुंह से जो है कपड़ा हटाया जाता है, बोलती कि गया था क्योंकि तुम यहाँ के चीफ बनना चाहते थे। अब यहाँ पर सेवन प्रिंस कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ ताकि फादर को सारी बातें बता सकूँ। वो काय प्रिंसेस को भी अपने साथ चलने के लिए कहते कि तुम भी चलो। कहती मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरा बहुत ही बैड लक है। बचपन में जिस फादर ने मुझे गोद लिया उनकी डेथ हो गई। जहाँ जहाँ गई बस सब बेकार ही होता गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई, मैंने अपनी शक्ल सबको दिखाना बंद कर दिया था। तब यहाँ पर सेवन प्रिंस बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा बैड लक तो मेरा ही खराब है। हम दोनों ही बैड लक हैं तो एक दूसरे के लिए ठीक रहेंगे। अबाव कहती हाँ ठीक रहेंगे ब्रदर, आपके लिए लकी स्टार है, प्लीज इसे लेकर जाओ। इधर हम देखते हैं फादर के पास जाते हुए यहाँ पर अब मेजेस्टी बहुत तेजी से सेवन प्रिंस को डांटने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अबाव को बाहर ले जाने की। फादर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, ये मुझसे गलती हो गई। कहते हैं ऐसे कैसे गलती हो सकती है, एक छोटी सी बच्ची को जरा से भी खरोच आ जाती तो थी। अब्बाओ कहते हैं फादर तो हमेशा ही मेरे सेवंथ ब्रदर को डांटा करते हैं। कहते हैं ठीक है जाओ, तुम्हें नहीं डांटूंगा। तो सेवंथ ब्रदर रोने लगते हैं। कहते हैं रो क्यों रहे हो। कहते हैं मेरी बहन ने मेरी बहुत हेल्प की है, अगर वो ना होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं ठीक है रोने की जरूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करा दूं, इसलिए कॉन्कुबाइन ढूंढ लो ताकि तुम्हारी शादी हो सके। कहता है फादर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अब आप बोलती है कि शादी कैसे करेंगे फादर, इन्होंने तो एक अच्छी लड़की पसंद कर रखी है। मैजेस्टी कहते तुम्हें कोई पसंद हो तो वो भी बता दो, तुम्हारी शादी उससे करा सकूं। लेकिन वो नहीं बताता है, सोचता है अभी बताऊंगा तो वो बैंडिट है, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। हम देखते हैं एक लेडी आई हुई होती है जो जनरल की वाइफ होती है और उनकी एक बेटी होती है। सेवन प्रिंस का रिश्ता लेकर आई हुई होती है। कहती है आपकी बेटी तो बहुत सुंदर और बहुत समझदार भी है। मन में सोचती है कि आज जो है कॉन्कुबाइन डिफेई का दिल जीत लूंगी ताकि मुझे क्राउन प्रिंसेस की जगह मिले। से सेवंथ ब्रदर आ जाते हैं कि मदर आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। से दासी आती है और चाय का प्याला ना सेवंथ प्रिंस के हाथ पर गिर जाता है तो काई प्रिंसेस हाथ पोंछने लगती है। कहती तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना। जनरल की वाइफ कहती तुम कौन हो, तुम जानी पहचानी लग रही हो। लेकिन जो वहां पर दूसरी लड़की होती है ना अपने सर पर हाथ रखती, कहती मेरा सर दर्द हो रहा है माँ प्लीज यहाँ से चलो। लेकिन जनरल की वाइफ बड़े ध्यान से काई प्रिंसेस को देख रही होती है। लेकिन आज सेवेंथ प्रिंस अपने दिल की बात कह ही देते हैं कि मुझे इस लड़की से प्यार और मैं इसी से शादी करूंगा। अब वो बोल देते हैं कि हाँ हाँ इसी से शादी करो, ये जनरल की बेटी है जो अभी अभी गई। कॉन्कुबाइन को जैसे ही पता चलता है कि ये जनरल की बेटी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो कोई भी पद एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी काई प्रिंसेस। उसकी ऐसी सहनशीलता देखकर कॉन्कुबाइन रेफे का दिल पिघल जाता है कि ये मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी है। जनरल की बेटी थी ना, उनको एक सपना आता है, मीन्स में दिखाई देता है कि जो ये जनरल की बेटी है असल में नकली बेटी है, असली बेटी काई प्रिंसेस है। तो ये दासी है ना, इसने अपनी बेटियों को अदल बदल दिया था ताकि कभी जनरल को पता ही न चल पाए। सारे शानो शौकत ना जो है उसकी बेटी को मिले और जानबूझकर उसकी बेटी को बाहर छोड़ दिया था। इसी वजह से बैंडिट उसकी बेटी को उठा ले गए थे। कहते कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि तुम जनरल की बेटी नहीं हो। हम सेवन प्रिंस को देखते हैं, जाते हैं जनरल से मिलने के लिए। बहुत ही ज्यादा जनरल खुश होते हैं कि आप यहाँ पर क्या करने आए। पीछे से जो नकली डॉक्टर होती ना देख रही थी, कहती है पक्का मेरे लिए रिश्ता लेकर ही आए होंगे। सेवन प्रिंस बोल देते हैं कि जो आपके घर में आपकी बेटी रह रही वो नकली है, जो अभी आएगी वो आपकी असली बेटी है। कहती क्या मतलब, क्या सबूत है तुम्हारे पास। का दिल तो बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। कहती तभी मेरा दिल इतना धक धक कल कर रहा था कि मैं इसे जानती हूँ। ब्लड परीक्षण के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन जो दासी होती है ना वो ब्लड में केमिकल मिलाकर लाई होती है कि ब्लड मैच ही नहीं करेगा। यहाँ पर काई प्रिंसेस से कहा जाता है कि अपने फादर के साथ ब्लड मैचिंग करो। अब वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये जो दूसरी लड़की है ना उसका ब्लड मैच कराओ। जैसे उसका ब्लड मिलाया जाता है तो उसकी माँ का कारनामा उसी के ऊपर फंस जाता है और वहां पर सब काला चिट्टा सामने खुल जाता है। कहती है मैंने तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर मारा, लेकिन तुमने क्या किया आज मेरे साथ। कहती है मदर प्लीज फादर प्लीज, मैं इतने सालों तक यहाँ रही, मुझे मत भेजो। उन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। थर्ड प्रिंस आते हैं जहाँ पर अबाव बोलती है कि ओ फो थर्ड प्रिंस, तुम तो अपने ही फादर अपने ब्रदर को मार डालोगे। लालच की वजह से थर्ड प्रिंस को खुद को यकीन नहीं होता है कि मैं भला अपने फादर और ब्रदर को मारूंगा, कभी नहीं मारूंगा। कहती है अगर नहीं मारोगे ना खुद भी जान से जाओगे। कहते क्या मतलब, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी कॉन्कुबाइन डी आ जाती, कहती तुम्हें अपने ब्रदर और फादर को मारना पड़ेगा, मैं नहीं मारूंगा। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं थर्ड प्रिंस की, मैं भला तुम बायोलॉजिकल बेटा हूँ या नहीं हो जो तुम मुझे इस तरह टॉर्चर किया करती हो। तभी अबाव थर्ड प्रिंस को देखते ही कहती अरे ये तो बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं कॉन्कुबाइन डी। अबाव बोल देती है कि यही मौका है, यही मौका है फादर, कॉन्कुबाइन डी को पकड़ लो, उनके पास जो है उनका आशिक आया हुआ है।
सबके सामने कंकुबाइन को पकड़ लिया जाता है। कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। दूसरे आदमी को भी पकड़ लिया जाता है। कहती है फादर जल्दी जल्दी फैसला लो। उसके मुंह से मास्क हटाया जाता है तो बिल्कुल तुषान की तरह लग रहा था। यहाँ पर अबाव बोलते हैं कि ये तुषान के अंकल हैं। पता है तुषान को हमेशा ही फंसाया करता था। तुषान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब उसकी असलियत सामने आते हुए वहाँ पर एक जो है डेड बॉडी आती है और वो बताता है कंकुबाइन डी मरने वाली थी, मेरी बहन भी मरने वाली थी। मेरी बहन की हालत ज्यादा खराब थी तो मैंने उसकी पूरी एनर्जी निकाल कर कंकुबाइन डी को दे दी थी। तभी से वो मेरे साथ रहती हैं। मतलब तुम्हारे साथ रहती कहती है क्योंकि इनके अंदर एविल स्पिरिट है। एविल स्पिरिट के जरिए ही मैंने उनको ये पूरी ताकत दी थी। यहाँ पर अभाव बोलती है कि ये लेडी तो बहुत ही दुष्ट है। तुरंत ही अभाव को फिर से गुस्सा आता है और उस आदमी के ऊपर थंडर स्ट्राइक होता है। उसके मुंह से धुआं ही निकलने लगता है। कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैजेस्टी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं तो मैजेस्टी के होश उड़ जाते हैं कि ये तो वही डेड बॉडी है जिससे सालों पहले मैजेस्टी जंगल में मिले थे। वहां पर उन्होंने 2-3 साल गुजारे। उस लड़की से उन्हें प्यार हो गया। मैजेस्टी महल में आते ही उस लड़की को भूल गए। कहते मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें, कैसे भूल सकता हूँ। इसने इतना बुरा हाल किया, इसके साथ इन दोनों को जेल में डाल दो, जेल में डालो, कभी भी ना निकालने पाए। कहती है फादर आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका और आपकी प्रेमिका का लीगल बेटा है। मैजेस्टी उसे स्वीकार कर लेते थर्ड प्रिंस को। अब वो फिर से हिल जाती है। कहती है अब मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए नहीं जाऊंगी। लेकिन दोनों फिर से मना लेते हैं कि अभी तो तुम्हें अपने फादर के पास रहना ही पड़ेगा। वहाँ पर फादर उसको अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं ये मेरी डायनेस्टी के लिए बहुत ही लकी है और हमेशा लकी रहेगी। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी बेटी मिली। अब सब साथ में रहने लगे। सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से चली गई थी। एक साथ इस ड्रामा की एंडिंग भी होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।